हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। और ये आज हमारी 18 नंबर की वीडियो है। 18वीं वीडियो है मैंक्यू सीरीज की, सेकेंड इनिंग्स की चौथी वीडियो, और इन टोटल 18वां नंबर का वीडियो है ये। और आज हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 8 का है। ये पार्ट 4 है। ये लास्ट पार्ट है चैप्टर 8 का, जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में। पहले डिसाइड किया था 3 पार्ट्स बनाऊंगा, पर एक क्वेश्चन रह गया था जो ज़रूरी था, तो इसको अलग से पार्ट 4 में मैंने बना दिया है, यानी कि आपके सामने है। तो इसके बाद हम चैप्टर 9 पे चले जाएंगे, चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 8 तक आप लोग को सब कुछ क्लियर हो चुका है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिक्स्थ एडिशन की किताब जो है वो मैं फॉलो करता हूँ। सिक्स्थ एडिशन की किताब, ये वाली मैथ्यू की किताब मेरे पास है। आपके पास हो सकता है इससे पहले वाली एडिशन हो, या हो सकता है कि लेटेस्ट एडिशन हो आपके पास। तो जो भी एडिशन हो, मैं चाहूँगा कि आप अपने बुक को अपने साथ रखें, क्योंकि क्वेश्चन सेम होगा पर क्वेश्चन का जो नंबरिंग है, जैसे 11 नंबर, ये क्वेश्चन की नंबरिंग अलग हो सकती है, क्वेश्चन सेम रहेगा। ओके, तो आप लोग अपने साथ बुक रखें। और क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख भी दिया प्रॉपर तरीके से, तो आपके लिए ये भी आसानी होगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो को देखते वक्त आपको किसी भी समय ऐसा लगे कि ये वीडियो आपके लिए वर्दी है, आपके पढ़ाई में, आपके नॉलेज में, आपके स्किल्स में, इकोनॉमिक अप्रोच में, अगर कोई भी वैल्यू ऐड हो रहा है, किसी भी तरह का वैल्यू ऐड हो रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करिएगा। और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले, वो भी इस डिस्कशन का हिस्सा बन सके, वो भी कुछ क्वालिटी कंटेंट ले सके। और ये लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ करिए, क्योंकि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, वो इसी फंडे पे काम करता है। जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स होगा, ज़्यादा कमेंट होगा, यानी कि ज़्यादा एंगेजमेंट्स होंगे, उस वीडियो को ही यूट्यूब सजेस्ट करेगा, उस वीडियो को यूट्यूब सजेस्ट करेगा अपने फीड पे। ओके, तो ये आप ज़रूर करें। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखो, आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस बहुत मिल जाएंगे, पर क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियोस बहुत कम है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। सपोज दैट अ मार्केट इज डिस्क्राइब्ड विद द फॉलोइंग सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन। सो ये सप्लाई फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन है। तो क्यू एस इज 2p एंड क्यू डी इज 300 माइनस बी। ओके, पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है। सॉल्व द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी सॉल्व करना है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन इजी है, मुझे पता है। अगर आप लोग को लगता है कभी भी कि ये तो क्वेश्चन इजी है, तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वीडियो को स्किप करके आगे चल जाएंगे। पर अगर मैं वीडियो को बना रहा हूँ, तो मुझे सभी स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते बनाना पड़ेगा। ओके, तो पहला जो पार्ट है, पार्ट ए, क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड, अगर हम कर दें तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। 300 माइनस पी, आप इस पी को उधर ले जाएं तो 2p प्लस पी इज इक्वल टू 300। तो पी इज इक्वल टू 300/3, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया 100। इक्विलिब्रियम प्राइस 100। अब अगर इसे हम क्वांटिटी वाले इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे मान लीजिए डिमांड में पुट कर दें अगर हम, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी 300 माइनस 100, यानी कि 200। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई 200। पहला क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज दैट अ टैक्स ऑफ टी इज प्लेस्ड ऑन बायर्स। तो अगर बायर्स पे टैक्स लग रहा है, तो डिमांड इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो अपडेटेड डिमांड इक्वेशन क्या है, ये है। सॉल्व फॉर द न्यू इक्विलिब्रियम, अब हमें नया इक्विलिब्रियम निकालना है, यानी कि सेम चीज करना है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। व्हाट हैपेंस टू द प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर्स, द प्राइस पेड बाय द बायर्स एंड द क्वांटिटी सोल्ड। तो प्राइस रिसीव बाय द सेलर में क्या चेंज हो रहा है, प्राइस रिसीव बाय द बायर में क्या चेंज हो रहा है, और क्वांटिटी सोल्ड में क्या असर हो रहा है, ये हमें देखना है। चलिए पार्ट बी देखते हैं। तो पार्ट बी में जो डिमांड फंक्शन है वो चेंज हो गया। क्यू डी इज इक्वल टू 300 माइनस पी प्लस टी, क्योंकि टैक्स बायर्स पे लगा है, और क्यू एस इज इक्वल टू 2p ही रहेगा। ओके, अब अगर हम इसे इक्वेट करें दोनों को, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्यू एस इक्वल्स टू क्यू डी, यानी कि 2p इज इक्वल्स टू 300 माइनस पी प्लस टी। 300 माइनस पी प्लस टी, अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। 2p इक्वल्स टू 300 माइनस पी माइनस टी।
P को मैं उधर ले जाता हूँ तो इधर बच जाएगा 300 माइनस टी। अब यहाँ पे ध्यान देना है टी के वैल्यू इन लोगों ने दी नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो टी के फॉर्म में ही होगा। तो प्राइस जो है वो है 300 माइनस टी ओवर 3, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस इज 100 माइनस टी बाई 3। ये हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। अब इसे अगर हम क्वांटिटी में डाल दे तो क्वांटिटी आ जाएगा, पर क्वेश्चन में क्वांटिटी पूछा नहीं है। सॉल्व फॉर द, अच्छा हाँ पूछा है, तो क्वांटिटी में डाल देते हैं। तो क्यूडी में अगर हम डाल दें तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस टी की जगह 100 माइनस टी बाई 3, और साथ में एक प्लस टी भी है। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 300 माइनस 100 माइनस टी बाई 3 प्लस टी, 300 माइनस 100, तो टी माइनस टी बाई 3 यानी कि प्लस 2 टी बाई 3। 300 माइनस 100 माइनस 2 टी बाई 3, यानी कि 200 माइनस 2 टी बाई 3। ये क्वांटिटी डिमांड आप लिख सकते हो, ये आप क्वांटिटी डिमांड लिख सकते हो 200 माइनस 2 टी बाई 3। ओके, अब हमें देखना है कि प्राइस रिसीव बाय द सेलर्स क्या है, प्राइस पेड बाय द बायर्स क्या है। ओके, तो प्राइस रिसीव बाय द सेलर्स जो होगा वो क्या होगा, वो होगा जो प्राइस सेलर्स रिसीव कर रहे हैं, जो प्राइस सेलर्स रिसीव कर रहे हैं, यानी कि इट शुड बी 100 माइनस टी बाई 3, ये वाला प्राइस रिसीव बाई सेलर्स, क्योंकि यही प्राइस है जो सेलर्स रिसीव कर रहे हैं। और प्राइस पेड बाय बायर्स क्या होगा, तो बायर्स तो टैक्स के साथ पे कर रहे हैं, यानी पी प्लस टी वाला जो प्राइस है ये है प्राइस पेड बाय बायर्स, क्योंकि वो टैक्स के साथ पे कर रहे हैं बाय बायर्स। पी प्लस टी यानी कि 100 माइनस टी बाई 3 प्लस टी, इट शुड बी 100 प्लस 2 टी बाई 3। दिस इज द प्राइस पेड बाय द बायर्स, और क्वांटिटी सोल्ड हो जाएगा ये। तो तीनों पार्ट हमने निकाल लिए। पीछे चलते हैं, दो पार्ट हो गया ए और बी। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू इज टी इंटू क्यू। टैक्स रेवेन्यू को डिफाइन कर दिया गया है टी इंटू क्यू, टी यानी टैक्स का अमाउंट और क्यू यानी कि कितना क्वांटिटी सेल हुआ है। टी फॉर टैक्स, क्यू फॉर क्वांटिटी सोल्ड। यूज योर आंसर टू पार्ट बी टू सॉल्व फॉर टैक्स रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी, यानी कि पार्ट बी में जो हमारा आंसर आया है इससे पहले वाले में, उस आंसर को यूज करके हमें टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन निकालना है टी के टर्म्स में। ग्राफ दिस रिलेशनशिप फॉर टी बिटवीन 0 एंड 300। और ये जो टी का ग्राफ आएगा, टी का जो फंक्शन हम बनाएंगे उसको 0 और 300 के बीच प्लॉट करना है। तो चलिए करके देखते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा, करके देखते हैं ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पार्ट सी, तो टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला उन लोगों ने डिफाइन कर दिया है, टी इंटू क्यू, ये ऑलरेडी डिफाइन है। क्यू हमें कितना आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में हमें मालूम है क्यू हमें आया है 200 माइनस 2 टी बाई 3, सो इट इज 200 माइनस 2 टी ओवर 3, ये हमारा क्यू है। टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, तो टैक्स रेवेन्यू निकालना है, यानी कि टैक्स रेवेन्यू में टी आर से डिनोट कर रहा हूँ इसको, टी आर से टैक्स रेवेन्यू। तो क्या करेंगे, टी इंटू क्यू, यानी कि ये वाला वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 200 टाइम्स टी माइनस 2 टी स्क्वायर ओवर 3, ये टी और ये टी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आ गया हमारा टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का ये जो पार्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसे प्लॉट करना है, ये हमारा फंक्शन आ गया टैक्स रेवेन्यू का। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था, सॉल्व फॉर टैक्स रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी, सॉल्व फॉर टैक्स रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी। टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला बनाना है हमें टी के फंक्शन में, टी के फॉर्म पे, और फिर उसे प्लॉट करना है 0 और 300 के बीच में। तो चलिए प्लॉट करते हैं, उसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, फटाफट एक ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ बना लिया हमने। अब ग्राफ पे दोनों तरफ हम एक्सिस पे एक तरफ टैक्स एक तरफ टैक्स रेवेन्यू मेजर करेंगे, ठीक है। 0 से 300 तक हमें ग्राफ प्लॉट करना है, 0 से 300 तक। अब आप देख लो, मैं आपको
बताता हूँ। 0 से 300 अगर आप प्लॉट करोगे, यानी जब आपका टैक्स रेवेन्यू जीरो हुआ, यानी कि जब आपका सॉरी जब आपका टैक्स जीरो होगा, T0, तब टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? तो आप इस जगह पे जीरो डाल के देखो कितना हो जाएगा। 200 इंटू जीरो माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर बाई 3, तो टैक्स रेवेन्यू जीरो आ रहा है। यानी जब टैक्स जीरो है तो टैक्स रेवेन्यू भी जीरो है, यानी कि यहाँ पे। अब जब आपका टैक्स है 300, क्योंकि 0 से 300 के बीच प्लॉट करने बोला है, 0 से 300 के बीच। अब जब आपका टैक्स 300 है तो टैक्स रेवेन्यू कितना होगा? 200 इंटू 300 माइनस 2 इंटू 300 स्क्वायर, यानी 300 दो बारी, डिवाइडेड बाई 3, तो 100 कर दिया, तो कितना हो गया? 60,000। 2 इंटू 100 इज 200, तो 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। 60,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू जीरो, यानी टैक्स रेवेन्यू अभी भी जीरो। यानी जब टैक्स रेट जब जीरो हो तब टैक्स रेवेन्यू जीरो होता है। टैक्स रेट जब 300 हो तब भी टैक्स रेवेन्यू जीरो ही होता है। यानी कि ये अगर यहाँ है तो ये वाला भी यहाँ होगा। यानी कि जो ग्राफ है ये एक पॉइंट पे अप होगा और फिर आके नीचे गिर जाएगा, ये उठेगा फिर नीचे गिर जाएगा, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन, जैसे कि मैं हर क्लास में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये जो ग्राफ, ये जो कर्व बना, इस कर्व को हम लोग कौन सा कर्व कहते हैं? विच कर्व इज दिस? विच कर्व इज दिस? बस इतना ही बताना है, ये कौन सा कर्व है? ये जो कर्व बनाया मैंने, ये जो कर्व बनाया है ये कौन सा कर्व है? 300, ये बताना है आपको। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब लोग बताएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर डी के पास। द डेडवेट लॉस ऑफ अ टैक्स इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड कर्व। ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। सप्लाई और डिमांड कर्व के बीच वाला जो एरिया होता है ये होता है डेडवेट लॉस। ये जो होता है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होता है डेडवेट लॉस। इन लोगों ने यही लिखा है। रिकॉलिंग दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए ट्रायंगल का फॉर्मूला भी बता दिया कि ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल के फॉर्मूले का डिस्कशन किया था। सॉल्व फॉर द डेडवेट लॉस एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो आपको डेडवेट लॉस का फंक्शन निकालना है टी के टर्म्स में, और उसे भी प्लॉट करना है 0 से 300 के बीच में। ओके, चलिए करते हैं, चलिए करते हैं पार्ट टी। तो एक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट, चीज़ें आसान हो जाती हैं डायग्राम से। ऑल राइट, इधर हम लोग क्वांटिटी कर लेते हैं, इधर हम लोग प्राइस कर लेते हैं। ये हमारा हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, और ये हो गया हमारा सप्लाई, ये हो गया डिमांड। ये इक्विलिब्रियम है बिना टैक्स का। बिना टैक्स का ये इक्विलिब्रियम है जो था 200, और बिना टैक्स का जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो था 100। पार्ट वन में रेफर करिएगा, पार्ट वन में हमने ये निकाला था। क्वांटिटी 200 था, प्राइस 100 था, और टैक्स के बाद क्वांटिटी हुआ ये, प्राइस हुआ ये। ओके, तो टैक्स के बाद जो क्वांटिटी बन रही है वो बन रही है कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। क्वांटिटी क्या बन रही थी टैक्स के बाद? तो क्वांटिटी थी 200 माइनस 2T/3, ये वाला। तो ये है 200 माइनस 2T/3, ये वाला पॉइंट। प्राइस पेड बाय द बायर्स कितना था? प्राइस पेड बाय द बायर्स था इस पॉइंट पे, जो था, जो अच्छा खासा था। यहाँ पे हम देख लेते हैं प्राइस पेड बाय द बायर्स कितना था। ये वाला प्राइस बायर्स पे कर रहे थे 100 प्लस 2T/3, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2T/3। प्राइस रिसीव बाय द सेलर्स कितना था? सेलर्स क्या प्राइस रिसीव कर रहे थे? सेलर्स क्या प्राइस रिसीव कर रहे थे? तो वो था 100 माइनस T/3, 100 - T/3, ये वाला। तो डेड वेट लॉस कितना हुआ? तो ये वाला जो एरिया है ए, बी और सी, ये डेड वेट लॉस है। ये डायग्राम में ए बी जो है वो है बेस, इसको अगर मैं डी नाम दूं, इस पॉइंट को, डी सी जो है यानी ये हाइट। डेड वेट लॉस
यानी कि DWL क्या होगा? इट शुड बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है? AB और हाइट क्या है? DC। अब डेड वेट लॉस क्या होगा? हाफ इंटू AB। AB क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है टैक्स का जो रेट जो कि था T। अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ माइनस करो, आपको T आएगा। तो दिस इज T। और DC क्या है? DC इज द हाइट विच इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 200 माइनस 2T। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ 200 माइनस 2T by 3, तो इफ आई ओपन अप द ब्रैकेट्स so we are left with only 2T by 3, so this is 2T by 3। तो डेड वेट लॉस कितना हो रहा है? 2 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो इट शुड बी T into T, that is T square by 3। T square by 3 is the dead weight loss। T square by 3 is the dead weight loss। अब इसे ग्राफ में प्लॉट करने बोला है बिटवीन 0 to 300। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर आपका T 0 है तो डेड वेट लॉस कितना होगा? तो T स्क्वायर बाई 3 में 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा। अगर आपका टैक्स 300 है तब डेड वेट लॉस कितना होगा? तो पुट करें 300 इंटू 300 बाई 3, सो इट शुड बी 1 2 3 4 30,000। सबका डेड वेट लॉस वुड बी 30,000। तो ये आप दो लिमिट पे जा सकते हैं, 0 से 300 के बीच में। T स्क्वायर बाई 3 है इसीलिए। ओके, T स्क्वायर बाई 3 है इसीलिए। तो जब हमने T इक्वल टू 0 डाला तो डेड वेट लॉस आ रहा है 0। और जब हमने T स्क्वायर बाई 3 में T इज इक्वल टू 300 डाला तो कितना हो गया? 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 3। 3 और 300 कैंसिल हुआ 100 टाइम्स में। 300 इंटू 100 इज 30,000। अब इसे हम प्लॉट कर सकते हैं, इसे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का। ये 0 और ये 300, ये 0 और ये 30,000। इस तरीके का प्लॉट आपको नजर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वाला भी आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, टैक्स रेट हमेशा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया है, ये कर्व की तरह से किया है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन आप नहीं कर सकते, आपको कर्व ही करना है। ऑलराइट, यू हैव टू डू इट इन कर्व फॉर्मेट ओनली। ओके, इन कर्व फॉर्मेट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the last question of this video, last question of this chapter, last question of this part. The government now levies a tax on this good of 200 per unit, $200 per unit. Is this a good policy? Why or why not? Can you propose a better policy? तो ये एक विचारात्मक क्वेश्चन है, आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं इसमें कि अगर गवर्नमेंट ने $300 $200 का टैक्स पर यूनिट पे लगा दिया, अगर तो ये अच्छा आइडिया है, बुरा आइडिया है? और अगर अच्छा आइडिया है तो क्यों, बुरा आइडिया है तो क्यों? और क्या इससे कुछ बेटर आपके पास ऑप्शंस है कि आप बेटर ऑप्शन सजेस्ट कर सके? तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि $200 इज अ बैड आइडिया, मेरा ख्याल है यहाँ तक एक बैड आइडिया। अब सवाल है क्यों, वाई बैड क्यों है? सरकार ने लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। क्योंकि $200 जो है वो एक ऐसे रीजन पे टैक्स आएगा जहाँ पे टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा होगा। अगर आप ध्यान दें इस वाले कर्व पे जो हमने बनाया था, ये 0 था, ये 300 था, तो 0 और 300 में ये बीच में होगा 150, ये टैक्स रेवेन्यू, ये टैक्स। 200 इस तरफ होगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ होगा 200। और जहाँ 200 टैक्स है वहां पे जो टैक्स रेवेन्यू है वो डिक्लाइनिंग फेज में। आप 0 से 150 देख लो, टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीजिंग फेज में। बट 150 के बाद टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइनिंग फेज में, मतलब मान लीजिए 150 के बीच का वैल्यू, ये मैंने रैंडम नंबर लिया। ओके, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे ही बना था। तो इसलिए मुझे लगता है 200 टैक्स एक बैड आइडिया है, क्योंकि इससे आपकी जो टैक्स रेवेन्यू है वो कमेगी। 150 तक अगर आप टैक्स रेवेन्यू लगाओगे तो सही रहेगा, 150 के बाद टैक्स रेवेन्यू घटना शुरू होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि बैड आइडिया। हालांकि अगर आपको लगता है कि ये गुड आइडिया है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि एक गुड आइडिया क्यों है, कैसे है, कमेंट्स में बताएं। ठीक है, अगर आपकी बात में दम हुआ तो मैं जरूर आपके कमेंट को पिन करूंगा। और मैं तो चाहता हूं कि ये डिस्कशन हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एब्सोल्युटली ट्रू और एब्सोल्युटली रॉन्ग कुछ नहीं होता।
हम हमेशा ट्रू और फॉल्स के स्पेक्ट्रम पे होते हैं। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, हम कभी भी इस पॉइंट या इस पॉइंट पे नहीं हो सकते। हम हमेशा इस कॉन्टिनम में रहते हैं, इस कॉन्टिनम में कहीं ना कहीं। तो आप लोग एक फ्यूचर इकोनॉमिस्ट हैं, आप जरा बताइए कि अगर ये आइडिया किसी तरह से आपको गुड लग रहा है तो बेशक बताइए, मैं खुले दिल से उसका स्वागत करूंगा। ठीक है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट था इस वीडियो का, चैप्टर 8 का जो मैंने डिस्कस कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा, और इसी तरह हम लोग आगे भी और क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर्स करेंगे। चैप्टर 8 यहीं पे अंत होता है। चैप्टर 9 के लिए वेट करिए, चैप्टर 9 जल्द ही आएगा। चैप्टर 9 का पार्ट 1 मैं लेके आऊँगा आपके लिए मैन क्यू सीरीज से। और अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हाँ कोई है जो हमारे लिए वीडियो सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आंसर लिखने का अप्रोच बता रहा है, तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिए। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सॉरी चैप्टर 9 के साथ, चैप्टर 9 के पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए I wish you all the very best, or keep studying, keep learning, and do good things. Okay. All right. Thank you, guys.